Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will learn about biotechnology and its applications in a very simple way. Okay, so स्टार्टिंग में मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगी कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं. टॉपिक्स टू बी कवर्ड. ठीक है, सो लेट्स सी कि आज हम कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे. ठीक है, first of all, we are going to see the basic definition of biotechnology. Then we are going to see the application first. ऊपर से हम applications देख लेंगे कि where we are going to use that biotechnology. ठीक है, हम लोग उसके applications देख लेंगे. Then हम लोग के पास कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स आते हैं जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. ठीक है, ओके. सो then green revolution, how to overcome this, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक कल्चर, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे बीटी कॉटन, द लाइफ साइकिल ऑफ बीटी कॉटन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, देन पेस्ट रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट्स, जीन थेरेपी तक हम लोग देखेंगे. जीन थेरेपी से पहले मेडिसिन आता है, नहीं मॉलिक्यूलर. अच्छा एक सेकेंड, ऐसा करना है हमें कि बस 2 ही टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ें. ओके, इथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी, ये हम ना पार्ट मतलब लेक्चर नंबर 2 में देखेंगे. ठीक है, बाकी तो पूरा चैप्टर ही खत्म हो रहा है यहाँ पे, इसी लेक्चर में खत्म कर देंगे. अभी हम लोग देख रहे थे कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस. तो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखी है और ये जो मैंने एरोस करके लिखा है ये आपके पूरे आपके एप्लीकेशंस है. जो मैंने अभी आपको मुंह से बताया था वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखो डेफिनेशन में आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, तो मैं अभी यहाँ पे बस आपको रीड करके बता देती हूँ. ठीक है, so the definition of biotechnology deals with industrial scale product of biopharmaceutical and biological uses, genetic modified crop like fungi, plants and animals. इनके थ्रू हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ एप्लीकेशंस देखो. एप्लीकेशंस में जैसे कि मैंने बताया था अपना डायग्नोस्टिक, फिर डायग्नोस्टिक टू चेक अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिसीजेस, फूड प्रोसेसेस, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बना सकते हैं हम लोग, बायो रिमेंडेशन, फिर वेस्ट ट्रीटमेंट, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सब हम कर सकते हैं. ठीक है, फिर मैंने बोला था कि कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स आएंगे. वो टॉपिक्स हमारा होगा एग्रीकल्चर और फिर मतलब देखो हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, ये वाले छोटे छोटे टॉपिक्स रहेंगे जो कि हम लोग देखेंगे. अभी हम देखते हैं कि हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन. अब हम कैसे हम लोग फूड को इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेथड देखो, एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, जिसके अंदर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जैसे कि फंगिस्टिसाइड्स एंड सिंथेसाइज फर्टिलाइजर्स. ठीक है, तो यहाँ पे है ना जो एग्रो केमिकल है वो फार्मर्स के लिए थोड़ा सा है ना कॉस्टली हो जाता है, मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव रहता है. फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड दैट. देखते हैं अभी जो नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या बताया है. ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, बायो कंट्रोल एजेंट्स जैसे कि ट्राइकोडर्मा. यहाँ पे ना ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है, कुछ बायो कंट्रोल एजेंट्स होते हैं जैसे कि ट्राइकोडर्मा, नेचुरल एंजाइम्स ऑफ पेस्ट, बायो फर्टिलाइजर. ठीक है, जैसे कि बायोपेस्टिसाइड्स, हम लोग ये बोल सकते हैं कि बैसिलस थेरेंजेनेसिस. ठीक है, तो फिर हम लोग ने देख लिया कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में क्या होता है. ये एक माइंड मैप है, इसलिए मैं आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ा रही. आप लोग वन शॉट किसी का भी देख सकते हो इफ़ अगर आपके पास टाइम हो, बट ये टाइम नहीं है कि आप बड़े बड़े वन शॉट्स देखो. तो आप लोग माइंड मैप्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना. ठीक है, वैसे भी मैंने यहाँ पे पूरी डिटेलिंग बताई. अगर ये माइंड मैप आप खुद से भी एक बार पढ़ लेते हो ना, देन यू विल गेट ऑल द थिंग्स एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर माइंड, इन योर लॉन्ग टर्म मेमोरी. ओके,
नाउ वी आर गोइंग टू सी द थर्ड पॉइंट, जेनेटिक इंजीनियर्ड क्रॉप बाय एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर से हम जेनेटिक, हाँ, इंजीनियरिंग से हम लोग क्रॉप बनाएंगे एग्रीकल्चर। देखो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था कि हाउ टू, देखो ऊपर क्या पढ़ा था, हाउ टू इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। अभी हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है फूड की, तो अब यहाँ इनसे तो काम बनेगा नहीं, क्योंकि देखो इससे बन भी जाएगा पर ये तो बहुत कॉस्टली है ना ये, तो फार्मर्स कैन नॉट अफोर्ड दैट। तो अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग अभी बना रहे हैं जेनेटिक से, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्रॉप बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। अभी यहाँ पे देखना कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, वेट अ सेकेंड, सो अभी हम लोग देखने वाले थे ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया था, ट्रिपलेट द फूड सप्लाई बाय यूज ऑफ हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी। अब इसमें हम लोगों ने सबसे बड़ी बात की हाई यील्ड क्रॉप यूज़ किया था, हाई यील्ड क्रॉप वैरायटी यूज़ की थी, एग्रोकेमिकल बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, फिर हमने यहाँ पे माइग्रेशन, टीलिंग, ये सब हमने बराबर से किया, और यहाँ पे जो फूड की प्रोडक्शन थी वो डबल से ट्रिपल हो गई, ठीक है, ट्रिपल हो गई। शॉर्ट कमिंग enhancement in food production by green revolution was still not enough to food grow population। अब देखो, अब इन लोगों ने डबल से ट्रिपल भी किया, तभी भी यहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन है वो इनफ नहीं है। जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ी हुई है, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उस हिसाब से हमारे पास फिर भी फूड कम ही है। उसको डबल से ट्रिपल करने के बाद भी हमें फूड मतलब सफिशिएंट नहीं है, तो सोचो कि हमें लार्ज स्केल पे, मतलब और लार्ज स्केल पे उसे ग्रो करना पड़ेगा। तो हम पीछे देखते हैं कि क्या हो रहा है, मतलब हम और क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पीछे इसके 2-3 पार्ट्स हैं, मैं आपको बता देती हूँ, मतलब 2-3 पॉइंट्स हैं। एग्रोकेमिकल आर ऑफन टू एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। मैंने आपको ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्रोकेमिकल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं फार्मर्स के लिए, दे कांट अफोर्ड दैट, ठीक है। सो कन्वेंशनली ब्रीडिंग इज़ नॉट इनफ टू इंक्रीज अ क्रॉप यील्ड। अब यहाँ पे जो ब्रीडिंग कराएंगे उससे भी नहीं चलेगा काम, क्योंकि वो भी इनफ नहीं है क्रॉप की यील्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हाउ टू ओवरकम दिस। अब इसको ओवरकम हम किससे कर सकते हैं, तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास आता है टिश्यू कल्चर। क्या आता है, टिश्यू कल्चर। फिर हमारे पास आता है मेरिस्टेमेटिक कल्चर। फिर हमारे पास आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। फिर हमारे पास आता है टू मेक अ जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ ऊपर से देख लेते हैं कि टिश्यू कल्चर क्या होता है। होल प्लांट इज रीजेनरेटेड फ्रॉम एक्स प्लांट। अब टिश्यू कल्चर में एक पूरा प्लांट उसके एक्स सेल से हम रीजेनरेट करवा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन यहाँ पे हेल्प्स इन अचीविंग प्रोपोगेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, क्लोन्स। ये माइक्रो प्रोपोगेशन क्या करता है, ये हेल्प करता है लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स बनाने में, वो भी कम से कम टाइम में, ठीक है। वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन क्लोन बनाते हैं, मतलब बहुत कम से कम टाइम में हमें ये बहुत सारे प्लांट्स बना के देगा, ठीक है। मेरिस्टेम कल्चर, यहाँ पे हम देखेंगे अभी टू रिकवर हेल्दी प्लांट फ्रॉम अ डिसीज प्लांट। अब यहाँ पे हमें ना हेल्दी प्लांट बनाना है, डिसीज फ्री प्लांट बनाना है। सो देखो एपिकल ऑन एक्सिलरी मेरिस्टेम इज रिमूव फ्रॉम अ वायरस इन्फेक्टेड। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है इसमें ना, मतलब ये वाले पैराग्राफ में ये बता रहा है कि समझो आपके पास एक प्लांट है और जहाँ पे ऊपर की तरफ वायरस लग चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, एक्सिलरी, इफ एक्सिलरी पे लगता है तो एक्सिलरी, अगर एपिक पे लगता है तो एपिक, मतलब वहाँ पे आप जहाँ पे वायरस लगा है उसे रिमूव कर दो, तो पूरा प्लांट वो वायरस से बच सकता है। अगर आप वो कट नहीं करोगे तो वायरस धीरे धीरे स्प्रेड होने लगेगा एंड वो पूरा प्लांट वेस्ट हो जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको डायरेक्टली रिमूव कर देना है। देखो यहाँ पे वही बोल रहा है कि रिमूव फ्रॉम अ वायरस इन्फेक्टेड प्लांट एंड ग्रो इन अ विट्रो टू ऑब्जर्व वायरस फ्री प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि थर्ड हमारे पास आता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन।
सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये एक फ्यूजन होता है प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट ऑफ डिफरेंट species of plant to obtain a hybridized variety like potato. अब इन्होंने क्या किया था, टोमेटो और पोटैटो के प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ करवाया था, तो हमें एक चीज़ मिली, एक नई स्पीसीज मिली, एक न्यू स्पीसीज मिली। वो क्या थी? पोमैटो, विच इज़ नॉट यूज्ड कमर्शियली, मतलब इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। मतलब इसमें ना देखा गया कि 1-2 साल ही इसको ऑब्टेन कंज्यूम किया लोगों ने, फिर बाद में इसको अवॉइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उतने न्यूट्रिशन नहीं थे जितने के सेपरेट टोमेटो में और सेपरेट पोटैटो में थे। ठीक है, इसके अंदर मतलब जो नई चीज़ आने थे वो भी आ चुके थे, और जो मतलब इसमें कुछ भी मतलब न्यूट्रिशन था ही नहीं, इसलिए इसको लोगों ने अवॉइड कर दिया। ठीक है, ये इतना माना नहीं गया। यहाँ पे लिखा भी है नॉट यूज कमर्शियली। ठीक है, पोमैटो। समझ में आया कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। यहाँ पे फ्यूजन करते हैं, वो भी किसका? यहाँ पे फ्यूजन करते हैं प्रोटोप्लास्ट का, वो भी डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के। ठीक है, ओके, चलो। फोर्थ पॉइंट, टू मेक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ओके, तो अल्टर जीन इंट्रोड्यूस टू चेंज जीनोटाइप। अब यहाँ पे अल्टर करते हैं जीन का। अब समझो कि जीन का अल्टर करके जो मतलब हम अपने हिसाब की जो जीन बनाना चाहते हैं, जो क्रॉप अपने हिसाब का बनाना चाहते हैं, वो सब हम क्वालिटीज उसमें ऐड कर सकते हैं थ्रू जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के। यहाँ पे बोल ही रहा है कि वो अल्टर जीन इंट्रोड्यूस कराना होता है, चेंज करना होता है उसका जीनोटाइप। ठीक है, लेट्स सी। ओके, तो देखो एग्जाम्पल हमारे पास आता है बीटी कॉटन, बैसिलस थेरेंजेनेसिस। ठीक है, ये क्या होता है? बीटी कॉटन एक ना पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट होता है, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, ये एक टॉक्सिक एक रिलीज करता है चीज़, वो भी होती है बीटी टॉक्सिन, जो है ना, जो वो टॉक्सिन रिलीज करता है ना, वो एक क्रिस्टलन प्रोटीन के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टलन प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द बैक्टीरियम इन इनएक्टिव फॉर्म। एक वो बैक्टीरियम रिलीज करती है क्रिस्टल प्रोटीन के फॉर्म में, जो कि इनएक्टिव होता है, वो कैरी करता है क्राइजीन। अब क्राइजीन के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि क्राई 1AC, क्राई 2AB, क्राई 1AB। तो क्राई 1AC, क्राई 2AB ये कॉटन बीटी वर्म के लिए यूज होता है, और जो क्राई 1AB होता है वो वर्म बोनम के लिए होता है। ठीक है, ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी क्रायोटॉक्सिन और बीटी टॉक्सिन हम बोल सकते हैं। जब वो गट में जाता है, जब वो इंसेक्ट के गट में जाता है, तब जाके वो एक्टिवेट होता है, क्योंकि उसके गट में आपको एल्कलाइन मिलेगा, एल्कलाइन पीएच ऑफ इंसेक्ट गट, मतलब वहाँ पे आपको एल्कलाइन पीएच मिलेगा। तो वो जब जाके एक्टिवेट हो जाता है और वो बाइंड करता है इपिथेलियल सेल के सरफेस पे, और जहाँ से उसकी डेथ हो जाती है। ये जो डिसीज़ दिख रही है आपको, ये डिसीज़ फॉर्म होती है, उसके पूरे पेट में छेद होने लगते हैं एंड वो मर जाता है डिसीज इंसेक्ट। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो, enters insect gut, activated in a alkaline pH of insect gut, bind to the epithelial cell surface, और फिर वहाँ से वो डेथ हो जाता है, लार्वा की डेथ हो जाती है। ओके, अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हमने ये क्यों किया, मतलब ये हमने पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट क्यों बनाया? देखो, मेड क्रॉप more tolerant to abiotic stress, reduce reliance on a chemical pesticides, helps to reduce post harvest loss, increase efficiency of mineral uses by plants, enhance nutritional value of food, golden rice। जैसे कि हमने एक ना ये भी बनाया था कि लोगों में बहुत ज़्यादा विटामिन ए की कमी हो रही थी, तो क्या किया कि हम लोग जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप की हेल्प से हमने क्या किया, जीन के अंदर, मतलब जो राइस होता है ना, वो राइस के अंदर हमने ना विटामिन ए डाल दिया। ठीक है, जब उसको ग्रो कर रहे थे तभी उसके साथ वैसा कर दिया। तो वो कौन से राइस थे? गोल्डन राइस थे, जिसके अंदर विटामिन ए होता है,
विटामिन ए का इनरिच होता है वो, ठीक है। तो वो लोग कंज्यूम करते हैं तो उसके अंदर विटामिन ए की, मतलब पहले के लोगों में बहुत था कि उनके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन B12 की कमी हो गई, ऐसा बहुत था, ठीक है। तो उन्होंने ये लॉन्च करवाया एंड अब जो भी जिसके भी अंदर ये कमी है तो वो गोल्डन राइस खा सकता है और खाता था पहले के ज़माने में। क्रिएशन ऑफ टेलर मेड प्लांट। अब टेलर मेड प्लांट, देखो ये वाला पार्ट ना थोड़ा सा स्किप कर देना क्योंकि मैंने रिपीट में लिखा है फॉर जस्ट अंडरस्टैंडिंग। क्रिएशन ऑफ टेलर प्लांट, desired gene are inserted into the plant to supply alternative resource to industry, ठीक है। the form स्टार्च, फ्यूल, फार्मेटिक एंड एक्सेट्रा। यहाँ पे वही बोला है कि एक ऐसा मतलब जो भी हम डिज़ायरेबल जीन है उसके अंदर हम खुद से जो भी अल्टरनेटिव सप्लाईज कर सकते हैं, हम वो रिसोर्सेज उसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। ओके ये तो वही हो गया कैसे वो जाके एक्टिवेट होता है वगैरह वगैरह, मैंने जो अभी ऊपर पढ़ाया था, ठीक है। अभी हम देखेंगे ये पेस्ट रेजिस्टेंट इन टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट को हम कैसे पेस्ट रेजिस्टेंस बना सकते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। ओके तो देखो आरएनए इंटरफेरेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस इन टोबैको प्लांट। अब यहाँ पे RNA आई जो दिख रहा है वो इंटरफेरेंस के लिए हमने यूज किया है आई को, इज यूज टू प्रिवेंट द इंसिशन ऑफ अ टोबैको प्लांट बाय, ठीक है, नोमैटोड। अब यहाँ पे जो नोमैटोड है जो कि इनकॉग्निशा, ठीक है। तो अब यहाँ पे नोमैटोड के स्पेसिफिक जीन आर इंट्रोड्यूस इनटू द प्लांट यूजिंग एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर क्या है देख लो, सबसे पहले देखना कि यहाँ पे वेक्टर क्या यूज हो रहा है। यहाँ पे एग्रोबैक्टीरियम यूज हो रहा है एज अ वेक्टर, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम यूज हो रहा है एज अ वेक्टर। देन हमने उसको पास करवाया द प्लांट सिंथेसाइज बोथ एंटीसेंस एंड सोर्स RNA, ठीक है। वो सिंथेसाइज कर रहा है बोथ एंटीसेंस RNA, ठीक है, मतलब वो कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड्स बना रहा है, मतलब डबल बना रहा है ऐसे, ठीक है। फिर वो क्या बना रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री RNA स्ट्रैंड्स फ्रॉम dsRNA, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड RNA बोलने का मतलब उसका। तो देखो ये आपकी लीडिंग स्टैंड है, ये लैगिंग स्टैंड है, ये आपका जीन है, ठीक है। ये RNA की, देखो ये आपकी जीन कैसे RNA बन गई डबल स्टैंड, ये सेंस ऑफ RNA है, ये एंटी सेंस ऑफ RNA है, ठीक है। यहाँ से आपका जो जीन है वो आगे जाके क्या बना, डबल स्टैंड में कन्वर्ट हो गया। एक है आपका सेंस RNA और एक है आपका एंटी सेंस RNA, ठीक है। सेंस RNA में mRNA है, ठीक है, यहाँ पे आपका एज यूजुअल RNA ही है जो कि एंटी सेंस RNA है। फिर यहाँ पे क्या होता है, डबल स्टैंड RNA साइलेंस करता है द नोमैटोड्स डिसीज कॉजिंग mRNA बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन। अब यहाँ पे जो डिसीज कैरिंग जो जीन थी उसको साइलेंस कर देता है नोमैटोड, जो डिसीज कॉजिंग mRNA था ना उसको साइलेंस कर देता है बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसलेशन, ठीक है, ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करके वो बंद कर देता है। एंड एज यूजुअल फिर वो जाके कहाँ पे क्लेव होता है, आपके नोमैटिड के nRNA टू नो ट्रांसलेशन हो जाता है एंड यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। ये बहुत इजी था, लिटरली बहुत इजी था, नो नीड टू टेक अटेंशन और नो नीड टू टेक द अरे हम स्टेप्स कैसे याद रखेंगे। अगर आप एक बार भी पढ़ लोगे ना देन इट विल फिट इन टू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ओके। सो हियर वी आर गोइंग टू सी मेडिसिन वाला पार्ट, ओके। तो अभी हम लोग देखेंगे मेडिसिन वाला पार्ट। देखो RDT made it possible for mass production of safe and more effective therapeutic drug। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ना जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन बनाने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसको हम लोग ह्यूमलिन बोलते थे, ह्यूमनिन, ठीक है। क्योंकि हम लोग पहले ह्यूमन से मतलब देखो पहले है ना कैसे एनिमल्स से निकालते थे इंसुलिन एंड फिर इंसर्ट करते थे। देखो ओल्ड वाले सिस्टम में क्या करते थे मैं बताती हूँ आपको। ओल्ड वाले सिस्टम में पिग, कैटल, इन सब से हम लोग ना इंसुलिन लेके
पिग कैटल से इंसुलिन लेके ना हम ह्यूमन में डलवा देते थे, बट उससे है ना कुछ कुछ लोगों को एलर्जी वगैरह होने लगा, एलर्जी या फिर रिएक्शंस होने लगा, तो फिर हम लोगों ने वो बंद कर दिया। देखो अब हमें पूरा आपको डिटेल में बता देती हूँ, ठीक है। एक कंपनी थी इली लिली करके, अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है। उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस 2 DNA सीक्वेंस करस्पॉन्डिंग टू A and B chains of humans insulin in a plasmids of E. coli। अब ये इंसुलिन होता क्या है, देखो इंसुलिन की कमी होना मतलब डायबिटीज जिसको रहती है ना, डायबिटीज उन लोगों को ही होती है जिसके पास इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। लैक ऑफ इंसुलिन, उनको ही डायबिटीज होता है। और ये हम लोग बात कर रहे हैं डायबिटीज की ही, कैसे इंसुलिन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अमेरिकन कंपनी है उसने इंट्रोड्यूस कराया 2 DNA सीक्वेंसेस, वो भी करस्पॉन्डिंग A और B चेन्स थे ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इन अ प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। इकोलाई के अंदर ए और बी के मतलब उसके प्लाज्मिड में देखा हमने, इकोलाई के प्लाज्मिड में, ठीक है। अब यहाँ पे देखना ए और बी चेन है सिंथेसाइज सेपरेटली, अब उन दोनों को सेपरेटली सिंथेसाइज करवाया और फिर बाद में बी चेन कोडिंग जीन है, ए चेन ऑल्सो कोडिंग चेन है, उन दोनों को सेपरेटली सिंथेसाइज करवाया, ठीक है। फिर यहाँ पे उन दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू उन दोनों को चिपका दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया, मैं भी क्या बोल रही हूँ, चिपका दिया, ज्वाइन कर दिया। और एक सी चेन होती है, जैसे ही इंसुलिन मैच्योर हो जाता है तो वो क्या करता है, सी चेन को वो डाइजेस्ट कर देता है, मतलब वो हटा देता है, वो सी चेन चली जाती है, ठीक है। तो और ये इंसुलिन रहता कहाँ है, पैनक्रियाज में, और पैनक्रियाज में अगर इंसुलिन की कमी हो गई तो फिर डेफिनेटली शुगर लेवल अप हो जाएगा एंड शुगर ज़्यादा हो जाएंगे, शुगर की वजह से आपको डायबिटीज़ हो जाएगी। ओके, यहाँ पे ए चेन है, बी चेन है, देन उसको कंबाइन कर दिया डाइसल्फाइड बॉन्ड की वजह से, फिर उसका नाम ह्यूमिलिन रख दिया, बट इन एक्चुअल वो इंसुलिन है। ओके, अब यहाँ पे देखना प्रो इंसुलिन, देखो पैनक्रिया बीटा सेल प्रो इंसुलिन इनएक्टिवेटेड एंडोपेप्टाइज, ठीक है, रिमूवल ऑफ पेप्टाइड चेन मैच्योर इंसुलिन, ये मैच्योर, ये नेचुरल नहीं, ये नेचर नहीं, ये एम है, मैच्योर इंसुलिन, ठीक है, मैच्योर इंसुलिन। अब मैंने ना कुछ यहाँ पे पेंसिल से लिखा है, देखना, इंसुलिन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन ए एंड बी, ठीक है, ए चेन एंड बी चेन, इन दोनों को हम लोगों ने सल्फाइड डाइसल्फाइड के हेल्प से इन दोनों को ज्वाइंट किया, देन यहाँ पे हमारा ये बन गया, इंसुलिन बन गया, ठीक है। तो इंसुलिन इस टाइप से बनती है, एक एक स्टेप आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है ये, इसमें कुछ रटने का नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जो जीन थेरेपी है, अब हम जीन थेरेपी देखेंगे कि जीन थेरेपी होती क्या है। जीन थेरेपी एक टेक्निक होती है जिससे करेक्ट कर सकते हैं हम डिफेक्टेड जीन को, ठीक है। देखो, जीन थेरेपी टेक्निक फॉर करेक्टिंग अ डिफेक्टिव जीन थ्रू जीन मैनिपुलेशन, ठीक है। अब ADA क्या बोलते हैं उसको, डेफिशिएंसी होती है। अब वो क्या होती है मैं आपको बताती हूँ। एडेनोसिन डी एनीमियस, ठीक है, ये एक डिसीज होती है, एक डेफिशिएंसी होती है, ऑल्सो बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या फिर एंजाइम रिप्लेसमेंट। बार बार आप ये करते बैठोगे ये नहीं होगा, इट विल नॉट वर्क एंड इट विल नॉट क्योर। ओके, बस ये आप कर करके आप जिंदा रह सकते हो, बट इट विल नॉट क्लियर टोटली, ठीक है। ये क्योर नहीं हो सकता। ये क्योर तभी हो सकता है जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप कुछ चेंजेस करते हो, तब जाके वो क्योर होता है, ठीक है। तो अब हम नीचे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा भी है, देखो, दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेबल, ठीक है। यहाँ पे देखना कि एडेनोसिन डायअमीनेज deficiency caused by accumulation of deoxygenated adenosine and यहाँ पे DATP वही लिखा हुआ है, ठीक है, DATP in the lymphocytes एक सेकेंड inhibits activity of देखो, अभी सबसे पहले हमने यहाँ पे पूरा सीक्वेंस देख लेना है, ठीक है। तो सबसे मेन बात यहाँ पे क्या होने वाली है कि आप ये पूरा प्रोसेस करोगे, वैसे भी ये वेस्ट होने वाला है क्योंकि इससे ना क्योर होता है या इससे टोटली क्योर नहीं होता। जो टोटली क्योर होता है और जो एग्जाम में पूछता है वो ये टॉपिक है। तो देखना, फर्स्ट
क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में प्रोड्यूस हुआ था। 4 ईयर ओल्ड गर्ल को आधा की डेफिशिएंसी थी। अब ADA को हम आधा ही बोलेंगे, आधा की डेफिशिएंसी थी। तो रिजल्ट इन, देखो अब रिजल्ट में क्या हुआ कि हम लोग क्या करने वाले हैं, सर्वे कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। तो फंक्शनल CDNA मतलब कॉम्बिनेंट DNA, नॉट अ रिकॉम्बिनेंट, यहाँ पे कॉम्बिनेंट DNA, तो इसलिए हम C लगा रहे हैं। तो कॉम्बिनेंट DNA ऑफ आधा जीन हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं लिम्फोसाइट्स में विद द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस। अब हमें पता है कि रेट्रोवायरस इज द वायरस, बट जो रेट्रोवायरस में जो डिसीज कॉजिंग जीन है वो हम कट कर देते हैं ऑलरेडी, वो हम निकाल देते हैं। हम इतने पागल नहीं है कि हम वो वायरस उस बच्ची के अंदर डालें, नहीं, वो हम उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं, उसकी जीन को जो डिसीज कॉज करती है, एंड देन हम उसके अंदर इंसर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आधा जीन इंसर्ट किया, डिसेबल रेट्रोवायरस कर दिया, मतलब जो डिसीज वाला जीन था रेट्रोवायरस में उसको इनएक्टिवेट कर दिया, देन ट्रांसफर लिम्फोसाइट में कर दिया, एंड देन री इंट्रोड्यूस इनटू पेशेंट। अब वापस से पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कराया, एंड दिस इज द जीन थेरेपी। इस तरह से हम जीन को, जो डिफेक्टेड जीन है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एक टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस, फिर ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, इस लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक होगा ट्रांसजेनिक एनिमल। देन वी आर गोइंग टू सी एथिकल इश्यूज एंड बायोपायरेसी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके ओके ओके, सो हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक देख रहे थे। ये इसलिए यूज़ होता है द अर्ली डिटेक्शन ऑफ डायग्नोस डिसीज, मतलब यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन होता है डिसीजेस का, ठीक है। कन्वेंशनली मेथड लाइक अ सीमन एंड अ यूरिन एनालिसिस, डिटेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग अरे यार इसलिए बोल दिया था, कुछ लैग आ गया था, आई एम रियली सॉरी गाइस, मैंने आपको नहीं बोला, ठीक है। तो यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन होता है, जैसे कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन के लिए, जैसे कि PCR जो कि होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ HIV इन्फेक्शन, या ELISA डिटेक्शन ऑफ HIV एज वेल एज कैंसर, मतलब यहाँ पे जो भी डिसीजेस है उसका अर्ली डिटेक्शन होता है, क्योंकि ना ही पहले के ज़माने में और ना ही जल्दी डिटेक्ट नहीं होते थे डिसीजेस, जो कि बड़े बड़े जो डिसीजेस होते थे जैसे कि कैंसर एंड HIV, ये 10 ईयर्स तक अपने सिम्टम्स नहीं बताते हैं, ठीक है। तो ये अर्ली डिटेक्शन के लिए, अर्ली क्योर करने के लिए ये सारे ELISA, RDT, PCR, ये सब मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फॉर अ अर्ली डिटेक्शन। ओके, अब ELISA में क्या होता है देखना, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बाय एंटीजन एंटीबॉडीज इंटरैक्शन। अब इंटरैक्शन की वजह से पता चलता है कि कोई डिसीज बन रही है जिसके वजह से वहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है एंटीबॉडीज का एंटीजेंस के साथ में, ठीक है। अभी हम देखेंगे अपना ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे एनिमल्स होते हैं, इसके एडवांटेजेस यूजर्स भी देखेंगे, ठीक है। डेफिनेशन देखो, एनिमल्स दैट हैव द DNA मैन्युपुलेटेड टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस एक्स्ट्रा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कुछ भी ये लोग बनाते हैं, ये लोग टेस्टिंग करना शुरू कर देते हैं एनिमल्स के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। अब समझो एक प्रोडक्ट है क्रीम, ठीक है, जो ब्यूटी प्रोडक्ट है क्रीम, अब वो उसको टेस्ट करना होगा तो वो पकड़ेंगे माइस को और उसके ऊपर टेस्ट कर देंगे, पकड़ेंगे काऊ को उसके ऊपर टेस्ट कर देंगे, मतलब ये जिसके भी ऊपर टेस्ट कर रहे हैं वो एनिमल ट्रांसजेनिक हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना एग्जाम्पल, ट्रांसजेनिक माइस, मैंने वही बोला ना माइस, 95% ऑफ माइस को ये लोग, मतलब 95% ज़्यादातर वो लोग माइस के ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर और भी है रैबिट, रैट, पिग, मंकी, काउ, फिश एंड एक्सेट्रा। अब इसके एडवांटेजेस यूजर्स देखते हैं, टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, how gene are regulated, how they affect body function, study of insulin like growth factor, मतलब ये सब चीज़ों के लिए इनके ऊपर टेस्टिंग की जाती है। एंड एज यूजुअल यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। देखो मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे, टू स्टडी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जीन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रस, ये जो भी डिसीजेस है इनके ऊपर भी ये लोग काम करते हैं।
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ट्रांसजेनिक शिप, ठीक है, ट्रांसफरिक शिप, सॉरी जिप बोल रही हूँ, शिप, ट्रीटमेंट फॉरेस्ट रिस्ट्रेंट फाइबर एंड वही सेम ऊपर जो लिखा था, ट्रांसजेनिक काउ, अल्फा लेक्टोएल्ब्यूमिन प्रोड्यूस ह्यूमन प्रोटीन इन रिच इन मिल्क, ये ऐसे बताते हैं। मतलब ये सब टेस्ट करने के लिए ये लोग ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ करते हैं, जैसे कि वैक्सीन्स आर सेफ फॉर ह्यूमंस और नॉट, ये भी वो लोग पहले ट्रांसजेनिक एनिमल पे ही या माइस पे ही पहले वो लोग टेस्ट करते हैं, फिर ही बाद में मार्केटिंग में भेज देते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि पोलियो वैक्सीन, ये सब केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, सो यहाँ पे हमारा ख़त्म हो जो होता है ये इथिकल इशू, आपको दिखाई देती है इथिकल इशू एंड ये बायोपायरेसी, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये दोनों लास्ट टॉपिक है हमारे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका है, ठीक है गाइस। ओके, सो हम लोग अपना बेस्ट देंगे कि हम कितना आज के लेक्चर में कवर कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं तो बोलती हूँ कि बस नेक्स्ट लेक्चर के लिए सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हम रहने देंगे, बाकी सब इसी में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेफिनेशन। पहले मैं आपको ऊपर ऊपर से डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर एप्लीकेशंस बता देती हूँ, और उसके बाद में हम लोग नोट से पढ़ेंगे, मतलब जो माइंड मैप है उसके थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। सो सी डेफिनेशन क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन एंड इट्स डील विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ना, ये यूज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म से, और वो जो प्रोडक्ट है वो यूज़फुल होता है फॉर ह्यूमंस, ठीक है, फॉर ह्यूमंस। और फिर ये डील है ना, ये इंडस्ट्री के लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि फार्मेटिक, फिर बाद में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स यूज इन जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, जैसे कि प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसकी एप्लीकेशंस देखते हैं, किस किस में। डायग्नोस्टिक में यूज़ होता है, प्रोसेस ऑफ फूड में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, देन थेरेपी देने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें हैं जिसके अंदर वो यूज़ होता है, ठीक है। तो मैंने आपको ये ऊपर ऊपर से बताया, अभी हम लोग देखते हैं माइंड मैप के थ्रू, ठीक है। चलो, तो गाइस हमने आज जो है मतलब पूरा चैप्टर कवर कर लिया, बस 2 ही टॉपिक रह गए हैं, इथिकल इशू एज वेल एज बायोपायरेसी। ये 2 ही चैप्टर हम कल सुबह सुबह निपटा देंगे, आई मीन 2 ही टॉपिक्स, नॉट 2 चैप्टर्स, 2 ही टॉपिक्स बचे जो हम सुबह सुबह निपटा देंगे। एंड आज हमने पूरा चैप्टर कवर कर दिया है, पूरा चैप्टर। एंड आपको जो भी डाउट होगा वो कमेंट में पूछ लेना। अगर आपको मेरा टेलीग्राम लिंक नहीं मिल रहा है तो मुझे बोल देना, मैं आपको इसी के फ्रंट में आपको मैं टेलीग्राम पेज अपना बता दूंगी, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम, ठीक है। या फिर एंड में दे दूंगी वीडियो के एंड में मैं आपको टेलीग्राम का पेज लगा के दे दूंगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ये अपने माइंड मैप्स के, एज वेल एज जो मैंने उस दिन पीडीएफ बनाया था उसका इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश राइटिंग स्किल के ऊपर, ठीक है, वो वाला देख लेना। मैं आज इंग्लिश राइटिंग स्किल का वो अपलोड कर दूंगी, एंड एज वेल एज ये भी, इसके भी नोट्स अपलोड कर दूंगी। इफ़ आपको लगते तो आप कमेंट करना, तो ही मैं टेलीग्राम पे अपलोड करूँगी, ठीक है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। जो भी न्यू होंगे, जो भी देख रहे होंगे न्यू व्यूअर, वो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एज वेल एज लाइक भी करना, कमेंट भी करना, ठीक है, कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं, या फिर आपको कोई डाउट रह गया या कोई चीज़ मिस हो गई जो आपको पता करनी थी, या जो आपको पता है और जो मैंने नहीं बताया, वो आप कमेंट कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हमारा होगा कल सुबह में, जिसके अंदर सिर्फ वो 2 टॉपिक्स हम कवर करेंगे। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर इवोल्यूशन चैप्टर, ओके। सो तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय गाइस, एंड टेक केयर, बाय।